भाई होमवर्क डिस्कस करते हैं लास्ट क्लास का। प्री रीड करने को भी बोला था कुछ कुछ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ये हम आज डिस्कस करेंगे। ली चार्टलेस प्रिंसिपल में कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चैप्टर हम आज कवर कर लें। थोड़ा बहुत कुछ बचेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में। तो भाई लास्ट क्लास में यहाँ तक हमने किया था कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज क्या होता है, उस पर कुछ क्वेश्चंस करे थे, है ना। और ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर बताना है तुमको कि क्या हो सकता है कि अगर H2 प्लस I2 गिविंग यू 2HI का इक्वेशन है तो क्या होगा। अक्षर ठीक है बेटा, अरे वाह क्या बात है, काफी लोगों ने सही सही आंसर्स कैलकुलेट कर लिए। गुड, वेरी गुड। ओके, ए काफी लोग कह रहे हैं बट ए बेटा सही नहीं है। ए तो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो मुझे बताओ कि कॉन्सेंट्रेशन का क्या हुआ सबकी। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम की वॉल्यूम कम हो गई तो कॉन्सेंट्रेशन का क्या हुआ सबकी, बढ़ जाएंगी। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगी वॉल्यूम कम होने से, तो रेट्स को क्या होना चाहिए, अगर रिएक्टेंट की भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, प्रोडक्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, तो रेट्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। लेकिन हमको ये भी तो पहली बात तो ये करते थे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, ये तो बता ही देते हैं कि भाई वॉल्यूम कम हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो ऑप्शन बी तो आंसर है ही है कि सबकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। अब रेट्स की बात, हमने इफेक्ट में लिखा था कि अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता यानी रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड बराबर रहती है। तो रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड बराबर रहने वाली है। बट बट कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से रेट्स बढ़ेंगी भी। तो अगर इक्वल भी हैं और बढ़ भी रही हैं तो रेट्स बढ़ेंगी, लेकिन सेम फैक्टर से। ये बात समझ आ रही है? मैं इसका ग्राफ अभी बनवा दूंगा, आपको बात ग्राफ से समझा दूंगा, लेकिन लॉजिकली इस तरीके से धीरे धीरे अपने को सोचना सीखना है कि रेट्स इक्वल रहना है और रेट्स बढ़ना भी है। तो दोनों रेट को दुगना या तिगना या जितने भी टाइम से दोनों को बराबर फैक्टर से चेंज होना पड़ेगा, तभी दोनों रेट्स इक्वल रहेंगे। अगर एक डबल हुई और एक ट्रिपल हो गई और पहले इक्वल थी तो बाद में वो इक्वल नहीं रहेगी। ये बात समझ आती है? जो मैंने कही इतनी बात समझ में आती है, फिर इसको डिटेल में तो अपन समझ लेंगे। ठीक है, अब मान लो इसको ग्राफ से तुमको समझना है तो मैं इसका जल्दी से एक ग्राफ बना रहा हूं, वो तुमको समझाऊंगा, वो तुम्हें भी अपने नोट्स में बनाना रहेगा। तो हम बना रहे हैं ग्राफ कि अगर H2 I2 और HI के इक्विलिब्रियम में बेटा वॉल्यूम कम होने पे कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे होगी, पर बेटा कैसी बात कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम होती है ना। तो डिनोमिनेटर कम करेगा तो वॉल्यूम कम होने पे कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे होगी, सोच जरा। तो अपने को रेट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है ना। तो आपने इनिशियल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया, सुनना बच्चों ध्यान से, उसके बाद बनाना, मैं टाइम दे दूंगा बनाने का। ये आपने कंसंट्रेशन डिक्रीज मतलब रिएक्शन स्टार्ट किया रिएक्टेंट्स लेके, तो रेट फॉरवर्ड कम हुआ, रेट बैकवर्ड बढ़ा, और किसी पॉइंट पे जाके दोनों मीट कर जाते हैं कि भाई रेट फॉरवर्ड एंड रेट बैकवर्ड मीट। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। ये आपका रेट फॉरवर्ड और ये आपका रेट बैकवर्ड। और अगर हम इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं लाते तो ये ऐसे ही चलते रहते, ऐसे ही चलते रहते ना। आर एफ इक्वल टू आर बी ही बना रहता। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई तो रिप्लाई करो। नहीं है? तो अब अपन ने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, है ना। वॉल्यूम डिक्रीज हुई तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो रेट भी इंक्रीज हो गई।
है ना। अब मैं तुमको मैथमेटिकली भी लिख के बताता हूँ, देखो कैसे। रेट फॉरवर्ड तुमने लिखी थी के फॉरवर्ड इंटू H2 इंटू I2। तो अगर वॉल्यूम आधी कर दी, अगर वॉल्यूम को हाफ कर देते हो, 1 लीटर की जगह आधा लीटर कर देते हो, तो कॉन्सेंट्रेशन दोगुनी हो जाएगी। तो आर एफ डैश जो है वो 4 टाइम्स ऑफ आर एफ हो जाएगा। H2 की भी कॉन्सेंट्रेशन डबल और I2 की भी डबल, हाँ या ना। अगर मैंने इसको ट्वाइस कर दिया और इसको भी ट्वाइस कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, तो 4 टाइम्स हो जाएगी रेट। अच्छा, वॉल्यूम आधी करी तो कॉन्सेंट्रेशन तो सबकी डबल होगी। तो एच आई की कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, एच आई की कॉन्सेंट्रेशन भी तो डबल होगी ना भाई। अब एच आई की कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो आर बी डैश के साथ क्या होगा। वो भी 4 टाइम्स हो जाएगी। इसको अगर तुमने 2 ऑफ HI का स्क्वायर कर दिया तो 4HI का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो दोनों रेट्स बराबर फैक्टर से बढ़ी ना। एग्जाम्पल लिया है मैंने फॉर एग्जाम्पल, बट बात समझ में आ रही है। तो डेल्टा एन जी जीरो होने पे क्या होता है कि दोनों रेट्स बराबर फैक्टर से बढ़ती हैं। जब डेल्टा एन जी जीरो नहीं होता तो ये फैक्टर अलग अलग आता है। लोग सुन भी रहे हैं, ये सब लिखने में बिजी हैं। हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि रिप्लाई नहीं आ रहे थे। तो ये बातें समझ में आई सबको जो मैंने कही थी। ये भले ही ये मत लिखना, भले ही व्हाइट कलर व्हाइट पेन से जो लिखा है वो भले ही मत लिखना, ये एग्जाम्पल है, बट समझ में आ गया। तो इसका मतलब रेट्स बढ़ गई। अरे विजिक्षु बेटा, आर एफ आर बी वाला समझ में नहीं आया, तूने फॉर्मूला याद नहीं किए ना आर एफ आर बी वाले कि कैसे लिखते हैं रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड, कि किसी भी रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड कैसे लिखा जाता है। तो बस फॉर्मूले में क्या किया तूने, ये कॉन्सेंट्रेशन को डबल, वॉल्यूम आधी करेगा, कॉन्सेंट्रेशन डबल करेगा। तो इसको 2 ऑफ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान ले 1 मोलर थी, अब बाद में 2 मोलर हो गई, और इसकी 1 मोलर थी, इसकी भी 2 मोलर हो गई। तो रेट जो थी वो 4 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, नई वाली, पुरानी रेट के कंपैरिजन में। इसमें तो बस यही किया है अपन ने ना, कि भाई मान लो ये 1 मोलर थी इक्विलिब्रियम पे, ये 1 मोलर थी, तुमने वॉल्यूम आधी कर दी, तो ये 2 मोलर हो गई और 2 मोलर हो गई, तो अब 4 गुना हो गई ना ओरिजिनल का। एग्जाम्पल लिया था मैंने बस, चलो। तो अब अपन ने अगर डेल्टा एनजी वाले केस में वॉल्यूम कम कर दी है तो रेट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं, बट डेल्टा एनजी जीरो होता है तो उस केस में दोनों रेट्स बराबर से बढ़ती हैं। तो आर एफ डैश इज इक्वल्स टू आर बी डैश आ जाता है। इस टाइप का कुछ आपका ग्राफ बन जाएगा इस केस के लिए, वेयर डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो। दो कंडीशंस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, वो बदलना नहीं है, और डेल्टा एन जी जीरो है अपना इस केस में। इन दो कंडीशंस के लिए आर एफ आर बी प्रेशर बढ़ाने पर ऐसा ग्राफ बना के देगा आपको। ठीक, आप बना सकते हैं भाई। तो दिस वाज इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद अपन टेम्परेचर चेंज की बात करेंगे कि टेम्परेचर चेंज, हाँ डबल करना अजम्पशन था बेटा, डबल मैंने सिर्फ कैलकुलेशन आसान करने के लिए लिया था। इट वाज माय अजम्पशन कि हमने वॉल्यूम आधी कर दी, जरूरी नहीं कि वॉल्यूम आधी हो, है ना। 80% हो सकती है, 90% हो सकती है, हमने 50% कर दी थी जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी। वंस यू आर डन राइटिंग मुझे बता देना, तो फिर अपन इससे आगे बढ़ते हैं।
सही है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो इफेक्ट अपने को पढ़ना है, सेकंड इफेक्ट अपन ने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। अब अपन टेम्परेचर चेंज के लिए बात करेंगे, तो थर्ड विल बी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। थर्ड फैक्टर is effect of temperature change। तो टेम्परेचर चेंज के लिए अपने पास एक इक्वेशन थी जिसको हमने वैन टॉप्स इक्वेशन कहा था, उसकी मदद से हम बताएंगे कि रिएक्शन कहाँ जाएगी और किस टाइप की रिएक्शन है, उसकी मदद से बताएंगे कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उसके हिसाब से। तो सबसे पहले तो वैन टॉप्स इक्वेशन लिख लो। ln of kp is equals to minus of डेल्टा एच अपन आर टी प्लस सी। तो ये हमने इक्वेशन लिखी थी। ln जब लिखा था तो हमने कहा था कि ln इज लॉग, नेचुरल लॉग, और इसका वेरिएशन था log टू द बेस 10 में कि log ऑफ के पी इज माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी प्लस सी। ये इसका नेचुरल लॉग की जगह log टू द बेस 10 में वेरिएशन। और हमने दो अलग अलग टेम्परेचर पर k को रिलेट करने के लिए इक्वेशन बना ली थी इसकी मदद से कि log, इसका भी यूज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे k2 by k1 इज माइनस डेल्टा एच अपॉन आर 1/T2 माइनस 1/T1। और log लिखा है इसलिए 2.303 नीचे आएगा, ln लिखते तो 2.303 नहीं आता। इतना लिखो, इसके आगे अपन समझना शुरू करते हैं कि डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। हाँ अक्षत बेटा, ये दोनों लिखवा चुका था मैं पहले, है ना, ये हमने लिखा हुआ है पहले भी। लॉग के पी में इसको सी डैश कर देना, है ना, लॉग और एल एन में वो एक में 2.303 के फैक्टर का फर्क रहेगा, तो सी डैश कर देना। अब अपन बात कर लेते हैं अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शंस में टेम्परेचर चेंज की। तो उसमें पहला केस ए, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, which means your delta H is less than 0। बिल्कुल सही बात है वैभव, डेल्टा एच लेस देन 0 की बात हो रही है।
इस टाइप की रिएक्शन का एक एग्जांपल भी लिख लो। यू हैव N2 gaseous plus 3H2 gaseous in equilibrium with twice of NH3 gaseous plus एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज करती है, तो हम हीट को या एनर्जी को एज अ प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखने का फायदा क्या होगा, इससे हमको प्रिडिक्ट करने में बहुत ऑब्वियस या लॉजिकल सा रीजन मिल जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने में क्या होगा। तो हीट को एज अ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट लिखेंगे हम रिएक्शंस में, जब टेम्परेचर डिपेंडेंस बतानी है उससे हमको बताना बहुत आसान हो जाता है। इतना लिखो, उसको बताते हैं कि कैसे आसान होता है भाई। लिखा सबने? ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच लेस देन जीरो यानी हीट रिलीज करती है। हीट कैन बी रिटर्न अ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो अब अगर मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाऊं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर मैंने क्या प्रोडक्ट में, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना मतलब मैंने हीट दे दी, तो मैंने क्या ऐड किया, प्रोडक्ट ऐड किया कि रिएक्टेंट ऐड किया? हीट कहाँ लिखा हुआ है? प्रोडक्ट में है ना, तो प्रोडक्ट ऐड किया ना मैंने। काइंड ऑफ मतलब उसको लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि उससे अपने को देखना आसान हो जाता है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अगर प्रोडक्ट ऐड करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। बिल्कुल। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो सुनना, रिएक्शन चाहती है हीट बाहर देना, आप उस उल्टा उसको हीट दोगे, तो रिएक्शन हीट बाहर देना चाह रही है, आप उस उल्टा उसको अगर हीट कर रहे हो तो वो पीछे जाएगी, इट विल गो बैकवर्ड। तो रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और के की वैल्यू एक्चुअली डिक्रीजेस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो के की वैल्यू कम होगी। वो कम होगी वो हम अभी ग्राफ से भी समझा देंगे, के की वैल्यू कम हो रही है ये कैसे पता अपने को। तो अगर उल्टा करेंगे ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर कम किया भाई, हीट बाहर ले ली, हीट बाहर ले लोगे तो प्रोडक्ट कम करोगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड। तो रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, के इंक्रीजेस। अब ये के इंक्रीज डिक्रीज कैसे बता रहे हैं वो भी मैं बता देता हूँ। इतना लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि के इंक्रीजेस और डिक्रीजेस हम कैसे बताएंगे। हाउ विल वी टेल? यहां तक लिख लिया सबने? अब हमको समझना है कि भाई टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो ये अपनी इक्वेशन थी, एल एन ऑफ के पी इज माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस सी। मैंने एल एन ऑफ के पी को वाई एक्सिस पे रखा है, 1/t को एक्स एक्सिस पे रखा है, तो ये स्लोप क्या हो गया? माइनस डेल्टा एच बाय स्लोप हो गया, हाँ या ना? और एक्सोथर्मिक अगर है, सुनना बात को, एक्सोथर्मिक अगर है तो माइनस डेल्टा एच, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना? तो
जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो स्लोप पॉजिटिव आता है। व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ, ये जो आप थीटा लेते हो तो tan थीटा इज माइनस डेल्टा एच बाय आर, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच इज लेस देन 0। डेल्टा एच इज लेस देन 0। तो सी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, उस पर तो हम कुछ बात कह ही नहीं रहे बेटा, है ना। हमने ये यहाँ 0 लिखा ही नहीं है, वी आर नॉट राइटिंग 0 ईयर, वी आर नॉट राइटिंग, हम लिख ही नहीं रहे। स्लोप पॉजिटिव हम बता दे रहे हैं बस कि भाई y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के ग्राफ में m जो है वो स्लोप ये है। तो इस तरफ जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, ये बता दो। व्हेन यू आर मूविंग दिस साइड तो टेम्परेचर कम हो रहा है, बिल्कुल। इस तरफ जाने में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और इस तरफ आने में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एल एन के की वैल्यू कम हो रही है, यानी के की वैल्यू कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू कम होगी, और टेम्परेचर कम करने पर एल एन के की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि के की वैल्यू बढ़ेगी। टेम्परेचर कम करने पर के की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। ठीक है, इस ग्राफ को बना लो। इस ग्राफ को बनाना आना चाहिए, स्लोप निकालना आना चाहिए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करोगे, ये आपका y है, ये x है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन होती है, m जो है वो आपका स्लोप होता है। स्ट्रेट लाइंस तो पड़ी हुई हैं सबने। तो आसिम बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी ना, क्यों नहीं जाएगी? प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो। हीट दे दी ना तुमने, इसके बाद भी कुछ और डाउट है क्या? लिखा सबने? हीट एज अ प्रोडक्ट हमने अज्यूम नहीं किया है बेटा। हमने क्या लिखा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज करती है, तो हीट इज अ प्रोडक्ट। हाँ, उसको लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हम ये भी लिख सकते थे कि इसको ऐसे लिख सकते थे, डेल्टा एच इज लेस देन 0। इस केस में कैसे सोचना है वो बात अलग है, बट दिस इज नॉट एन अजम्पशन। हीट अगर निकाल रही है रिएक्शन में तो इट इज लाइक अ प्रोडक्ट, क्योंकि वो रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ही होता है कि जो हीट रिलीज करती है, कि हीट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, है ना। बेटा इस पर डेल्टा एच नेगेटिव लिखते हैं एक्सोथर्मिक के लिए। डेल्टा एच अब होता क्या है, ये तो थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे अपन, है ना। अब अगर तुमको लिख लो, वैसे तो मैं ये चीज नॉर्मली डिस्कस नहीं करता हूँ यहाँ पे, बट अगर मान लो क्यू से नहीं लिखना होता, तुमको वैसे देखना होता कि सर बिना क्यू के लिखें तो कैसे समझाएंगे, तो मैं बता देता हूँ कैसे समझाएंगे। इतना तो समझ में आ गया कि के कम हो रहा है रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक अगर है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे के की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। हाँ वैभव देखो, तो मान लो यही रिएक्शन थी तुम्हारी, सुनना, इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी से ध्यान से सुन लो, मैं इस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उसी बात को कहने का दूसरा तरीका है। मान लेते हैं इसके के की वैल्यू 1 थी, लेट से, सुनना बात को ध्यान से, के की वैल्यू 1 थी, डेल्टा एच लेस देन 0 है, एक्सोथर्मिक है।
अब आपको इस तरीके से नहीं लिखना, क्यू नहीं लिखना, कोई बात नहीं, ये ग्राफ तो बना सकते हैं, ग्राफ तो वेंट ऑफ इक्वेशन से बन गया, इसमें तो क्यू से कुछ लेना देना नहीं था। डेल्टा इज लेस देन जीरो था तो पॉजिटिव स्लोप थी। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू कम हो रही है, इतना तो समझ में आ रहा है इससे। तो अगर मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया और इक्विलिब्रियम पे क्यू और के बराबर होते हैं, ठीक, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और H2 का क्यूब। टेम्परेचर बढ़ाने पे के की वैल्यू हो गई 0.9, बट क्यू तो अभी भी 1 ही है ना। भाई क्यू तो कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर से लिखा था ना तुमने, तो के की वैल्यू कम हो गई, इक्विलिब्रियम से रिएक्शन हट गया टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो के कम हो गया, क्यू बन रहा, तो अब रिएक्शन कहाँ जाएगी? अब रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड ही जाएगी, वो जाती बैकवर्ड है, बट हम इतनी कहानी कहना नहीं चाह रहे थे, तो हम इसलिए क्या करते हैं कि क्यू को प्रोडक्ट लिखते हैं और कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से हमने देखा था कि प्रोडक्ट बढ़ाने पर रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाती है, उस हिसाब से हमने डायरेक्ट बोल दिया, वरना इस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग क्यू एंड के, जो हमारा बेसिक मेथड होता है। क्यू और के कंपेयर करके हम हमेशा बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। आया समझ? ठीक है। अब अगले बार में हम थोड़ा जल्दी कर पाएंगे इस चीज को, ग्राफ भी बना पाएंगे, क्योंकि एंडोथर्मिक के लिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद से थोड़ा बताओ चीजों को। तो ये सब कुछ हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात करी, जो एनर्जी रिलीज करती है। बिल्कुल, तो एंडोथर्मिक में इन्वर्स हो जाएगा, तो बी लिखो भाई, इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, in bracket delta H is greater than 0, example PCl5 gaseous in equilibrium with PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous। अब यहाँ Q जो है वो कहाँ लिखेंगे भाई? अगर एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब करती है, तो कहाँ लिखेंगे? रिएक्टेंट में, तो प्लस Q हीट, है ना। एक बात और सुनना, मैं इसको लिखवा दूंगा, PCl5 गिविंग यू PCl3 प्लस Cl2, ये डिसोसिएशन रिएक्शन है, चीजें टूट रही हैं। तो डिसोसिएशन रिएक्शन में, या तुमको कभी नहीं बोला जाए कि ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, कभी कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुमको ये जज करना होगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। तो अगर सिर्फ डिसोसिएशन रिएक्शन है तो वो हमेशा एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक, क्या होगी? हमेशा एंडोथर्मिक होगी ना। चीजों को तोड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी खर्च करनी ही पड़ेगी। अगर सिर्फ चीजें टूट रही हैं, कुछ जुड़ के नया नहीं बन रहा है, सिर्फ चीजें टूट ही रही हैं, चीजें सेपरेट हो रही हैं, तो हमेशा एंडोथर्मिक होगी। और अगर सिर्फ एसोसिएशन हुआ, अगर चीजें जुड़ रही हैं आपस में सिर्फ, तो रिएक्शन हमेशा क्या होगी? एक्सोथर्मिक, है ना। मैं एक एग्जांपल करवा दूंगा अभी, बट कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं
जहां आपको डेल्टा एच ना दे के वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, आपको ये जज करना हो सकता है कि एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक खुद के बेसिस पे। ठीक है, तो अब हम इस पे लिख देंगे। अरे सब समझाऊंगा मोहित, चिंता मत कर, लिखवा दूंगा। सिर्फ से क्या मतलब है, जरूरी नहीं है ना सारी रिएक्शन में डिसोसिएशन एसोसिएशन ही हो रहा हो। Cl2 प्लस H2O गिविंग यू 2HCl, अभी डिसोसिएशन है कि एसोसिएशन है? अरे नहीं नहीं, इसको डायरेक्टली नहीं कह सकते भाई, होती है एक्सोथर्मिक है, बट ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि देखो, अच्छा चलो ये मैं थोड़ा और ऑब्वियस एग्जांपल लेता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। जैसे कि यू हैव twice of Hi plus Cl2 giving you twice of HCl plus I2। इसको तुम क्या कहोगे, डिसोसिएशन की एसोसिएशन? अब इसको तुम डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते ना, ना तो ये सिर्फ डिसोसिएशन है, ना सिर्फ ये एसोसिएशन है, कुछ तोड़ के कुछ और जुड़ रहा है मतलब। तो यहाँ तुम डायरेक्टली नहीं कह पाओगे हमेशा एकदम देख के कि भाई मतलब ऑन द फर्स्ट को तुम नहीं कह सकते कि भाई ये डिसोसिएशन है कि एसोसिएशन है। ये मैं कह रहा था, है ना। इसी की जगह ऐसा होता कि जो मैं बात कर रहा था कि भाई Cl2 टूट के तुम्हें 2Cl दे रहा है, तो प्योर डिसोसिएशन है, दिख रहा है क्लियरली कि सिर्फ टूट ही रहे हैं बॉन्ड्स और कुछ नहीं हो रहा। या Hi टूट के तुमको H2 और I2 देता है, तो फिर भी डिसोसिएशन टाइप कह सकते हो। हालांकि इसमें भी दो बॉन्ड बन रहे हैं, H और H के बीच में बॉन्ड बन रहा है और I के बीच में बॉन्ड बन रहा है, बट फिर भी काइंड ऑफ डिसोसिएशन कहा जा सकता है इसको। हाँ तनिष बेटा, ठीक है। चलो तो भटक जाते हैं इधर उधर, हैं मोहित बेटा, काम की बात तो भूल जाते हैं इस चक्कर में कि हम तो भी पहले टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना। देखो, तो अब अगर लिखें कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्या होगा भाई? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आप हीट दे रहे हो, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन के increases, or on decreasing temperature reaction shifts in backward direction k decreases। बिल्कुल, इसको लिख लो, इसका ग्राफ हम बना लेते हैं। नहीं नहीं, 1/t की जगह 1/t ही लिखेंगे। इस केस में स्लोप का क्या होगा? स्लोप नेगेटिव आएगी, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है, स्लोप माइनस डेल्टा एच बाय आर है ना भाई। डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, और स्लोप जो है, जो tan थीटा है, दैट इज माइनस डेल्टा एच बाय आर, तो वो भी नेगेटिव आएगी, लेस देन जीरो। तो इस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो या तो नेगेटिव में थीटा नापो, या
इधर से थीटा नाप लो, तो tan थीटा इज माइनस डेल्टा एच बाय आर। तो ये भी दिख रहा है भाई कि इधर जाते वक्त टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कम करने पे के की वैल्यू कम हो रही है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो के की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, क्लियर है सबको? ऑल राइट, इसको ड्रॉ कर लो। लास्ट केस जो नॉर्मली हमको मिलता नहीं है, बट अब हाइपोथेटिकली तो पूछा जा सकता है कि अगर डेल्टा एच जीरो हो जाए तो रिएक्शन ना हीट एब्जॉर्ब करे, ना लूज करे, ना एक्सोथर्मिक हो ना एंडोथर्मिक हो, देन तो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से क्या होगा, रिएक्शन को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। जब वो डिपेंडेंट ही नहीं है डेल्टा एच पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, या इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ग्राफ अगर बनाने को कोई बोल भी दिया जाए, वैसे तो नहीं बोला जाएगा, बट अगर कहीं बोला जाए तो डेल्टा एच जीरो हो गया तो एल ऑफ के इक्विलिब्रियम का ग्राफ कैसा आएगा? टेम्परेचर कुछ भी करते रहो वो बदलेगा ही नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। बस, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो ये बना लो, इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस। लिख लिया सबने? पर बेटा अभी लिखवा दी इक्वेशन, वैसे रिवाइज क्या करोगे, इतनी डिटेल में थोड़ी लिखा था वहां पे। इसको हमने लिखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, बट वहां सिर्फ इक्वेशन लिखी थी। लिख लिया सबने? क्वेश्चन करें भाई जल्दी जल्दी। हाँ, तो लेट्स डू अ क्वेश्चन नाउ। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इन द फॉलोइंग केसेस। सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है। आंसर सही से निकालना, गड़बड़ मत करना। फाइंड द वैल्यू of delta H in the following cases. इन दो केसेस में डेल्टा एच की वैल्यू बतानी है तुमको बस।
आर के टर्म्स में बता दो मेरे को, जस्ट गिव मी योर आंसर इन टर्म्स ऑफ आर। और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक लिख देना भाई कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक कौन सी है, एंडोथर्मिक कौन सी है। चलो आंसर आने लगे हैं, सही है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो tan थीटा इज माइनस डेल्टा एच बाय आर, बिल्कुल ठीक बात है। therefore delta h is equals to minus r एक्सोथर्मिक। थीटा जो है वो 45 डिग्रीज है, और यहाँ भी tan 135 डिग्रीज इज माइनस डेल्टा एच बाय आर, therefore delta h is equals to plus r एंडोथर्मिक। लिख लिया सबने? एक और क्वेश्चन। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग, अच्छा स्पष्ट, ठीक है, चल अगले सवाल में मैं टाइम दे दूंगा, दे दूंगा। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रिडिक्ट द डायरेक्शन on increasing temperature predict the direction of shift in the following reactions: A, CaCO3 solid in equilibrium with CaO solid plus CO2 gas. B, 2Cl gaseous in equilibrium with Cl2 gaseous. C, H2O liquid in equilibrium with H plus aqueous plus OH minus aqueous. या फिर D, 6 HCHO in equilibrium with C6 H12O6। तो तुम्हें बताना है भाई कौन सी रिएक्शन कहाँ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। मैं टाइम दे रहा हूँ, लिख लो। I'll ask you the answers in a minute. कर लिया क्या भाई सबने? तो एक एक करके आंसर पूछ लूंगा। पहले तो ये बता दो, कर लिया हो तो मैं पूछना शुरू करूं। तो आंसर से पहले तो मुझे ये बताओ कि पहली रिएक्शन में हीट कहाँ जोड़ेंगे, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट? रिएक्टेंट में ना, प्लस क्यू यहाँ करेंगे। और सेकंड वाले में कहाँ जोड़ेंगे?
प्रोडक्ट में, थर्ड वाले में रिएक्टेंट में, और फोर्थ वाले में प्रोडक्ट में। तो पहले तो सॉल्व कर लोगे तो बाकी तो ही जाएंगे, अब दिख ही रहा है मतलब। तो हीट दे रहे हो, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो हीट दे रहा हो, तो पहली रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड, बिल्कुल। एंडोथर्मिक, फॉरवर्ड। दूसरी एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड। तीसरी अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉरवर्ड, और चौथी बैकवर्ड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक क्वेश्चन के कैलकुलेशन के ऊपर और करते हैं। नोट कर लिया सबने? अब तो सबको टाइम मिला बेटा सॉल्व करने का, ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ कि टाइम नहीं मिला सॉल्व करने का। ठीक है, करें करें। सही है स्पर्श, गुड गुड। चलो भाई, ये टेम्परेचर पर मोस्ट प्रोबली लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इसको। इसके बाद हम इनर्ट गैसेस पे आ जाएंगे कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में क्या होता है। तो लिखो क्वेश्चन भाई। What will be the equilibrium concentration at, नहीं equilibrium constant करो उसको, what will be the equilibrium constant at 127 degrees Celsius, full stop, if equilibrium constant at 27 degrees Celsius is 4 for the reaction N2 gaseous plus 3H2 gaseous in equilibrium with 2NH3 gaseous, और डेल्टा H की वैल्यू तुम्हें दे रखी है -46.06 किलो जूल्स। And your options are A 4 into 10 to the power minus 2, B 2 into 10 to the power minus 3, C 10 to the power 2, या फिर D 4 into 10 to the power 2। बताओ भाई। ठीक है अक्षत, ये तो हम बता ही सकते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो 4 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, ये बात तो सही है। तो करते हैं, सॉल्व करो इसको। या ये क्वेश्चन होमवर्क दे दूं क्या? इसके साथ एक और क्वेश्चन दे देता हूँ फिर होमवर्क, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना? तो मैं टाइम भी मिल जाएगा अच्छे सॉल्व करने का। एक काम करो, टेक दिस क्वेश्चन एज होमवर्क ना। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे 2 क्वेश्चन हम कर पाएंगे और हो भी जाएगा ये। एक और सवाल लिखो, क्वेश्चन 2।
लिखो वेरिएशन ऑफ log k वर्सेस 1/t is shown by the following graph. हाँ दोनों होमवर्क रहेंगे. Is shown by the following graph. Then in this case, comma, the value of delta H naught for the equilibrium reaction will be, your options are A plus 4 point, एक second, plus 2 calories, B minus 2 calories, C plus 4.606 calories या फिर D minus 4.606 कैलोरीज. ये दो क्वेश्चंस रहेंगे आपके होमवर्क. करेंगे करेंगे इनको डिस्कस करेंगे भाई, करेंगे आराम से डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन लिखे. तो ये दो क्वेश्चन होमवर्क हैं. अगली हेडिंग लिखते हैं, उसमें कुछ चीजें लिख लेते हैं, फिर थोड़ा प्री रीडिंग होमवर्क दूंगा मैं तुम लोगों को. तो लेट्स राइट द नेक्स्ट हेडिंग and write a few things which will prepare for the last lecture of chemical equilibrium, है ना. स्पर्श बेटा सब सवाल मुझसे पूछ लेगा तो फिर तू क्या रिवाइज करेगा कि कैलोरी और जूल को कैसे हैंडल करना है. हैं, गैसियस स्टेट क्यों पढ़ा था, गैसियस स्टेट में दो दो जगह वैल्यूज क्यों लिखवाई थी. नहीं करते हैं अपन रिवाइज. तुम लोगों की डांट पड़नी चाहिए बहुत ज्यादा, है ना. कि सर कितना भी कह लें कि बेटा पढ़ो रिवाइज करो, सुनना ही नहीं है. कोई बात नहीं, ऐसे पूछा करो तुम जिससे मेरे को डांटने के मौके मिला करें, क्योंकि जितनी तुम डांट खाओगे, मतलब ज्यादा मत पूछने लगना, फालतू बातें है ना. लेकिन जितनी तुम डांट खाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है. याद आ गया कितनी इफेक्टिव होती है ना डांट, देखो जरा से में ही याद आ गया. सही बात है, बहुत काम की चीज है भाई डांट. जिंदगी में बहुत भला किया है डांट ने, मेरा भी बहुत भला किया है. मतलब जब जब मुझे किसी अच्छे व्यक्ति ने डांटा है तो उसका आउटकम बड़ा अच्छा रहा है जिंदगी में. ऑब्वियसली किसी को डांटने का शौक नहीं होता, बट होता है मतलब. चलो भाई, पर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे आंसर. अभी तो अगली हेडिंग लिखते हैं अपन. मैं थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ इसके लिए. लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट हेडिंग. फोर्थ, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. सही है रूपांश बेटा. एडिशन ऑफ inert gas
तो हम एक जनरल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। उससे जनरलाइज्ड रिजल्ट निकालेंगे। N1A gaseous plus N2B gaseous in equilibrium with N3C gaseous plus N4D gaseous, or at equilibrium स्मॉल ए बी सी और डी जो हैं ये मोल्स हैं। मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपने ए बी सी डी हैं। तो अपन ने एक रिलेशन पढ़ी थी कि के पी इज इक्वल्स टू के एन इंटू आर टी बाई वी की पावर डेल्टा एन जी। पढ़ा था, याद है ना? हाँ, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर के पी जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा। के पी इज कांस्टेंट, तो के पी इज इक्वल्स टू moles of C to the power n3 D to the power n4 upon A to the power n1 और B to the power n2 RT by V to the power डेल्टा NG। एक तो ये रिलेशन लिख सकते हैं। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि Kp is C to the power n3 D to the power n4 upon A to the power n1 और B to the power n2 P total upon total moles to the power डेल्टा एन जी। लिख सकते हैं भाई। तो P टोटल इंटू वी इज इक्वल टू एन टोटल इंटू आर टी, या P टोटल बाय एन टोटल इज इक्वल टू आर टी बाय वी। इस के हिसाब से लिख सकते हैं। अब इसकी मदद से हम बताएंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर इनर्ट गैस डालने पर क्या होगा। एक कंटेनर अगर ले लें तो उसमें अलग अलग कंडीशंस लेंगे हम। कांस्टेंट वॉल्यूम ले लें, टेम्परेचर तो फिक्स सही है ना? वॉल्यूम कांस्टेंट ले लें तो केपी कांस्टेंट है, इनका क्या होगा, मोल्स ऑफ एबीसीडी पे क्या इफेक्ट होगा। या वॉल्यूम वेरिएबल है, वॉल्यूम चेंज हो सकती है, ये कांस्टेंट ही रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू और इनमें क्या रिलेशन आएगी। तो ये सब बातें बस अपने को डिस्कस करना रह गई हैं जो आएंगी इनर्ट गैस के इफेक्ट्स के अंदर। तो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बचा है, जो समझने वाली बात है, लिखने वाली बात है, जिस पे क्वेश्चन करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोसेस के हम फॉर्मूले लिखेंगे, लेकिन उन फॉर्मूलेस को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। उनका यूज हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद ही करेंगे, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। यहाँ तक लिखो जल्दी से, और इसके नीचे एक पॉइंट तो लिख ही लो तुम कि अगर डेल्टा एन जी जीरो हो गया रिएक्शन में, अगर डेल्टा एन जी जीरो हो गया तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर इनर्ट गैस ऐड करने पर क्या ये रेशो बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो एक स्टेटमेंट तो अपन लिख ही लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कि डेल्टा एन जी जीरो, फिर अगला वाला तो हम देख लेंगे।
if डेल्टा एन जी इज 0, तो क्या होगा? देर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिंग एन इनर्ट गैस, there is no effect of adding an inert gas either at constant pressure or at constant volume conditions at a fixed टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो फिक्स था, अब कांस्टेंट वॉल्यूम लो या कांस्टेंट प्रेशर लो, कोई भी कंडीशन लो, अगर डेल्टा एन जी 0 हो गया तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो के पी कॉन्स्टेंट है, ये वैल्यू 1 है, तो रेशियो भी 1 मतलब कांस्टेंट ही आएगा। तो डेल्टा एन जी 0 वाले केसेस में हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। डेल्टा एन जी अगर 0 है और हमने इनर्ट गैस को ऐड किया है तो रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। लिखा यहां तक? ठीक है, तो ठीक है भाई, अभी के लिए, आज के लिए काफी चीजें बता दी मैंने, है ना? इससे ज्यादा आज नहीं बता रहा हूँ, काफी चीजें हैं तुम्हारे लिए अब क्लास के बाद जाके आराम से रिवाइज करने और चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए। तो टेक योर टाइम, रिवाइज योर थिंग्स, इफ यू रिवाइज देम यू विल हैव अ मेंटल डाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चीजें समझ में आएंगी, दिमाग उनको समझेगा बेहतर तरीके से, उनको यूज कर पाएगा। अनलेस एंड अनटिल यू रिवाइज थिंग्स, आपका इसमें काम नहीं चलेगा अगर आपने ढंग से रिवाइज नहीं किया है तो। ठीक है, तो विथ टाइम चीजों को रिवाइज करना जरूरी है। इनर्ट गैस बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती बेटा, इनर्ट गैस डज नॉट रिएक्ट। ठीक है, चलो भाई। तो आज की थ्योरी तो यहाँ रोक लेते हैं अपन।